दोस्तों यदि आपके घर में जो स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है उस वाले स्टार्टर में कैपेसिटर लगा हुआ है तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लोट स्विच होता है वो फ्लोट स्विच आपके सबमर्सिबल पंप स्टार्टर को चालू बंद नहीं कर सकता है। मतलब कि जो हमारा फ्लोट स्विच होता है उस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल हम केवल इस प्रकार का जो स्टार्टर होती है उसको केवल बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के फ्लोट स्विच के जरिए इस प्रकार के स्टार्टर को ऑन करना है तो इस कंडीशन में ये काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को हमें केवल थोड़ी समय के लिए ऑन करना होता है और थोड़ी समय के लिए ऑन करने के लिए हम यहाँ पे पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर को पानी के लेवल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू और बंद करना वो भी फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करते हुए, तो इस कंडीशन में किस प्रकार से आप पूरा कनेक्शन करोगे वही सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर में यहाँ पर ओवरलोड रिले है, इसके नीचे में कॉन्टेक्टर है, दो कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग वाली होगी, दूसरा रनिंग वाली होगी। इसके अलावा यहाँ पे अमीटर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया गया है और स्टार्टर को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट किया गया है। अब इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अलावा जो हमारा फ्लोट स्विच है इसके जरिए यदि हमें मोटर को चालू बंद करना है तो इस कंडीशन में हम एक टाइमर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो टाइमर होगा इस टाइमर का काम केवल ये होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को तब तक ऑन करके रखें जब तक कि हमारा जो टाइमर है उस टाइमर का टाइम कंप्लीट ना हो। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे रिले और सेलेक्टर स्विच। अब ये जो फ्लोट स्विच है इसके जरिए यदि हमें मोटर को चालू बंद करना है तो इस कंडीशन में जो हमारा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर का जो वायरिंग किया गया है उस वायरिंग को पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दोबारा से वायरिंग करना होगा। तो जिस भी प्रकार का आपके पास में स्टार्टर है उसका वायरिंग रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद मैं जो यहाँ पे आपको वायरिंग बताने जा रहा हूँ उस वायरिंग के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा वायरिंग कर दीजिएगा। तो वायरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा। ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा वायरिंग कर सकेंगे और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को भी समझ सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूँ तो इस कंडीशन में मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा कि मैं किस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ब्लॉक टाइप का या फिर फ्लोर चार्ट या फिर माइंड मैप या फिर इसके अलावा बहुत सारा और भी टाइप है। उन सभी टाइप के अकॉर्डिंग मैं सर्किट डायग्राम को बना सकता हूँ। इसके अलावा इस वाले सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाता है जिन सभी टेम्पलेट का इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए चलिए मैं आपको पूरा वायरिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यदि आपको वायरिंग करना है तो सबसे पहले आपका जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो पावर वायरिंग है उस वायरिंग को कर दीजिएगा। पावर वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ जिसके जरिए वायर का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा टर्मिनल ब्लॉक है इस टर्मिनल ब्लॉक में जो पहला वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा अमीटर है इस अमीटर को सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब इस अमीटर का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा हमारे इस वाले ओवरलोड रिले के पहले वाले टर्मिनल के साथ। मतलब कि फर्स्ट नंबर के टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किए हैं इस पावर सप्लाई का आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलता है। तो इस पॉइंट से हम एक वायर को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो पूरा टर्मिनल है इस टर्मिनल में जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल के साथ हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला टर्मिनल है ये टर्मिनल होता है हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई का। तो इस वाले टर्मिनल से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले का जो आखिरी वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे पांचवा नंबर का टर्मिनल है इस वाले टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक वायर को लेके जाएंगे और ये जो बीच वाला टर्मिनल है मतलब कि फोर्थ नंबर का जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे RYB तीनों कलर का जो वायर है उसको ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का हमें वायरिंग करना होगा। तो ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को मैं फेज सप्लाई इस पॉइंट से प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इस कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है इससे एक वायर को ले जाके जो यहाँ पे हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले का जो बीच वाला टर्मिनल है उसके साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो रनिंग वाली जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमारे पास में है स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर। स्टार्टिंग वाली जो कैपेसिटर है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं जो यहाँ पे रनिंग वाली कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को जो फेज सप्लाई दिया गया इनकमिंग वाली उसी फेज सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करके स्टार्टिंग वाली जो कैपेसिटर है उसके साथ हम एक वायर का लूपिंग कर देंगे।
मतलब कि इस वाले कैपेसिटर को भी हमने फेज सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए। अब ये जो स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का वायरिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वायरिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्टर है इसको यदि हमें चालू करना है तो चालू करने के लिए इसका हमें कंट्रोल वायरिंग करना होगा। कंट्रोल वायरिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करके यहाँ पे जो पहला वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये जो दोनों कॉन्टैक्ट है, ये दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं एनो पुश बटन वाली। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला बटन है, इस बटन को यदि मैं प्रेस कर दूँ तो इस पॉइंट से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे हमने इनकमिंग पावर सप्लाई तो प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो हमारा आउटपुट वाला टर्मिनल है, मतलब कि एनो पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर का लूपिंग करके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसका जो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब ये जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को हमें लेके जाना होता है और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है, उस कॉइल को ऑपरेट करवाने के लिए हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि हम प्रेस कर देंगे तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा, लेकिन इसको रिलीज करते ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने होल्डिंग सर्किट का कनेक्शन नहीं किए हैं। होल्डिंग सर्किट का कनेक्शन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, मतलब कि एनो वाली जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट से एक वायर को ले जाके हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा वायरिंग है, इस वायरिंग में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पूरा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर में जो हमारा फ्लोट स्विच है उसका भी कनेक्शन करना है। मतलब कि फ्लोट स्विच के जरिए हमें कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे होल्डिंग वाली वायर है, इस वायर को यहाँ से रिमूव करना होगा। मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्टली होल्डिंग सर्किट नहीं बनाएंगे। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट से एक वायर को लेके आएंगे और जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो मेरा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं एक नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूँ तो इस कंडीशन में जो मेरा आउटपुट टर्मिनल है, मतलब कि एक नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से मुझे पावर सप्लाई मिलेगा, उस टर्मिनल से एक वायर को लेके आऊँगा और इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो एनो पुश बटन है, इस पुश बटन का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मेरा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं एक नंबर के पोजीशन पे रखूंगा तब जाके ही मेरा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग कंडीशन में जाएगा। यदि मैं इसको ऑफ रखूं या फिर ऑटो पोजीशन पे रखूं तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर मेरा होल्ड नहीं हो सकता है। अब इस सेलेक्टर स्विच का जो 2 नंबर का पोजीशन है, उस पोजीशन का इस्तेमाल हम करेंगे इस टाइमर के जरिए इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को चालू बंद करने के लिए। अभी के टाइम पे जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास में ऐसा स्टार्टर है जिसमें स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से इसके पीछे में जो एलिमेंट होती है उसके जरिए यदि मोटर को बंद करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि जो आपका स्टॉप पुश बटन है उसका भी कनेक्शन यहाँ से करना होगा। मतलब कि ये जो वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट किए, इस वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो आपका स्टॉप पुश बटन है, वहाँ से पावर सप्लाई आएगा और इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि स्टॉप पुश बटन को आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा मेन फेज सप्लाई के साथ में। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर का इस्तेमाल हम सिंगल फेज के सबमर्सिबल पंप को चालू बंद करने के लिए कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा सिंगल फेज का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होती है, उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को हमें केवल स्टार्टिंग के समय में रन करवाना होता है। तो स्टार्टिंग के समय में स्टार्टिंग कैपेसिटर को ऑन करके रखने के लिए हम इस प्रकार का पुश बटन इस्तेमाल करते हैं जिसके पीछे में 2 एलिमेंट लगा होता है। तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करिए, कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है जिसपे अभी तक हमने कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किए, उस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके जो हमारा पुश बटन है, उस वाले पुश बटन को हम सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो पावर सप्लाई है वो जाएगा सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन में और फिर यहाँ से पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है। जैसे कि इस वाले टाइमर का कॉमन टर्मिनल होता है 15 नंबर का टर्मिनल या फिर जो 25 नंबर का टर्मिनल है वो वाली। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे 15 नंबर के टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। इस वाले वायर का कलर मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो।
अब इस टाइमर का जो आउटपुट टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे 16 नंबर का टर्मिनल और 18 नंबर का जो टर्मिनल है, मतलब कि एनसी कॉन्टैक्ट जो है उस कॉन्टैक्ट से एक वायर को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा ओवल और रिले का बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया। वायर का कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये जो टाइमर है, इस टाइमर का हमने यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए, जिससे कि यदि हमारा जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि हम मैनुअल कंडीशन में रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का पावर सप्लाई पुश बटन से होते हुए जाएगा हमारे टाइमर में। टाइमर से पावर सप्लाई आके इस पॉइंट पे चला जाएगा। मतलब कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे मोटर को चालू करने के लिए, उस समय ही केवल ये वाला कैपेसिटर वर्क करेगा। अभी के टाइम पे हमें इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना है, वो भी स्टार्ट पुश बटन के जरिए। ये जो हमारा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर के ऊपर में जो स्टार्ट पुश बटन होती है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं मोटर को चालू करने के लिए। यदि हमें सिंगल फेस के सबमर्सिबल पंप को चालू करना है तो इसके लिए ये जो हमारा पुश बटन है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। स्टार्ट वाले पुश बटन के पीछे में एलिमेंट लगा होता है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितना एलिमेंट लगा हुआ है। यदि आपके स्टार्टर में केवल एक एलिमेंट लगाया गया तो इस कंडीशन में इसको रिमूव करिए और उसकी जगह पे ऐसा स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करिए जिसके पीछे में 2 एलिमेंट लगा हो। एक एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे कैपेसिटर के लिए, दूसरा एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको यदि हमें चालू करना है तो चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन वाली जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि ये वाला कॉन्टैक्ट और ये वाला कॉन्टैक्ट, इन दोनों के पैरेलल में हम इस वाले कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके मेरा जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, इसका जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे कनेक्शन को देख सकते हैं। अब इस पॉइंट का जो आउटपुट टर्मिनल है, उस टर्मिनल से एक वायर को लेके आएंगे और इसको लाके हम इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो स्टार्टर है उसको फ्लोट स्विच के जरिए चालू बंद करना, तो इसके लिए इस वाले फ्लोट स्विच का कनेक्शन सेलेक्टर स्विच के साथ में करना होगा। तो ये जो फ्लोट स्विच है, इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे पास में सॉफ्टवेयर है ईडोमैक्स, इसमें हमें बहुत सारा सिंबल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अममीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया अममीटर और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारा सिंबल आ गया जो कि अममीटर का है। ये वाला जो अममीटर है, इस अममीटर का सिंबल यहाँ पर ये वाला भी है और मैं चाहूँ तो इस वाले सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंबल हो गया अममीटर का और ये भी सिंबल अममीटर का है। तो जो भी सिंबल हमें चाहिए इस वाले सॉफ्टवेयर में हमें आसानी से मिल जाती है, अलग से हमें कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इस वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एआई का भी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एआई पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मेरे पास में यहाँ पे चैट बोर्ड आ गया। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर दिया। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज फ्लोट स्विच। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज ए फ्लोट स्विच और इसको मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखने के बाद मेरे पास में ऑप्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट स्विच क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो हमारा फ्लोट स्विच है, इसका काम केवल ये होता है कि जो हमारा पानी का टैंक है, जैसे कि ये वाला पानी का टैंक है, इस पानी का टैंक का जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चालू और बंद करना। मतलब कि पानी के लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लोट स्विच है वो उसके कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम आसानी से कोई भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम आसानी से फ्लोर चार्ट बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं या फिर टेबल को भी बना सकते हैं। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो यहाँ पे टाइमर है, इस टाइमर के बारे में थोड़ा सा डिटेल पता कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ मैनी टाइप ऑफ टाइमर आर देयर। मैंने इसको लिख दिया, लिखने के बाद सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल से आंसर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया डिजिटल टाइमर, इसके बाद एनालॉग टाइमर, फिर काउंटडाउन टाइमर, इंटरवल टाइमर, इसके अलावा यहाँ पे और भी जनरेट किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आंसर को थोड़ा सा साइड में लेके आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का टाइमर के बारे में बताया गया है। फिलहाल के टाइम पे जो हम यहाँ पे टाइमर इस्तेमाल करेंगे, ये टाइमर हमारा ऑन डिले टाइमर होना चाहिए।
मतलब कि इस टाइमर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर थोड़ी देर के बाद में हमारा जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को कट कर दे। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लोट स्विच है इसका कनेक्शन भी कर देते हैं। तो ये जो फ्लोट स्विच है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो 2 नंबर का पोजीशन है, इस पोजीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो यहाँ पे सेकेंड वाली कॉमन टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे इनकमिंग पावर सप्लाई इस पॉइंट से प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है या फिर जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लाके सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा वाला कॉमन टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच से पावर सप्लाई जाएगा हमारे फ्लोट स्विच के वायर में। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट स्विच का जो वायर है उस वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। फ्लोट स्विच में हमें 3 वायर मिलता है, तीनों वायर में से कौन सा वायर हमें इस्तेमाल करना है, यदि आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्लोट स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है वहाँ पे हम फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और इसका जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को ले जाके जो हमारा यहाँ पे टाइमर है, इस टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, या फिर जो हमारा रिले है, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ पे फ्लोट स्विच के जरिए इस वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए कनेक्शन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस सप्लाई किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। अब ये जो हमारा रिले, इस रिले के साथ ही साथ में टाइमर भी ऑपरेट होना चाहिए। तो यहाँ से एक वायर को लूपिंग करेंगे और इसको ले जाके टाइमर का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि रिले को जो पावर सप्लाई जाएगा वही पावर सप्लाई हमारे टाइमर के A1 टर्मिनल पे भी जाना चाहिए। तो कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो हमारा रिले और टाइमर है, इन दोनों को ऑपरेट करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करते हुए यहाँ पे जो A2 टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, यहाँ से एक वायर का लूपिंग करते हुए इस वाले टाइमर को मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इसी वाले न्यूट्रल पावर सप्लाई से एक वायर को ले जाके इस वाले रिले को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो रिले है और जो हमारा टाइमर है, इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई हमने प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, इस पॉइंट पे भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने इस वाले कॉन्टेक्टर को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो हमारा रिले है, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको बाईपास करने के लिए। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इनपुट टर्मिनल है और इसका जो आउटपुट है, इसको हम आपस में लूप करेंगे जब हमारा यहाँ पे रिले ऑपरेट होता है। मतलब कि हम यहाँ से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा रिले है, इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी के टाइम पे यहाँ से एक वायर को ले जाके इस वाले रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। वायर यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट से एक वायर जाएगा और ये चला जाएगा कॉमन टर्मिनल पे। यहाँ पे एक और वायर है तो इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनल पे मैंने यहाँ पे फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस कॉमन टर्मिनल का जो आउटपुट है, मतलब कि आउटपुट वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट से एक वायर को लेके आएंगे और यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट से मैंने वायर को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। तो अभी के टाइम पे हमने क्या किया कि जो हमारा रिले है, इस रिले को ऑपरेट करवाते ही जो हमारा स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो वायर है जो कि इस पॉइंट पे कनेक्ट है, उसको हमने आपस में शॉर्ट कर दिए। मतलब कि कैपेसिटर का जो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे है, उस पॉइंट से पावर सप्लाई को इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पे रिले का इस्तेमाल कर लिए। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने के टाइम पे हमारा कैपेसिटर चालू होती थी, साथ ही साथ में हमारा कॉन्टेक्टर भी चालू होता था। तो अभी के टाइम पे हमने क्या किया कि जो हमारा फ्लोट स्विच है, इसके जरिए रिले को ऑपरेट करवाए और रिले के जरिए हमने इस वाले स्टार्ट पुश बटन का जो वायर है उसको बाईपास कर दिए। एक वायर को हमने यहाँ पे बाईपास करने के लिए कनेक्शन तो कर दिए। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसका जो दूसरा वाला कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट को भी बाईपास करने के लिए हमें इस वाले रिले का इस्तेमाल करना है। दूसरे वाले कॉन्टैक्ट के जरिए हम कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए कनेक्शन किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट है, ये वाली, इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाएंगे और इसको ले जाके यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा।
मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। वायर का कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट से एक वायर को लेके जाना है और जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, इसका जो आउटपुट है, मतलब कि ये वाला जो वायर है जिसके जरिए पावर सप्लाई इस पॉइंट पे जा रहा है, इस वाले टर्मिनल पे हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा डायरेक्टली हमारे स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे। तो वायर का कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो इस वाले एनो कॉन्टेक्ट का भी कनेक्शन हो चुका है। तो ये जो पूरा कनेक्शन है, इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग यदि आप पूरा का पूरा वायरिंग करते हो तो इस कंडीशन में आपका जो यहाँ पे फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच के जरिए आपका जो मोटर है उस मोटर को चालू भी किया जाएगा, साथ ही साथ में बंद भी किया जाएगा। यदि आप इस वाले सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने पे मोटर चालू होगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से मोटर बंद होगा। लेकिन यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में जो फ्लोट स्विच है, इसके जरिए इस वाले रिले को चालू किया जाएगा और इस रिले के जरिए हम इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करेंगे। कॉन्टेक्टर हमारा इस वाले फ्लोट स्विच के जरिए चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर में हम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड का टाइम सेट कर देंगे। मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे हमने इस वाले टाइमर में 5 सेकेंड का टाइम सेट कर दिए। तो 5 सेकंड के बाद में क्या होगा कि जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर ये एनसी कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई इस पॉइंट से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारा है वो पूरा का पूरा बाईपास हो जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसको बाईपास करने के लिए हमने यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल किए हैं। तो टाइमर के जरिए हमारा कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा और जो हमारा मोटर है वो मोटर केवल रनिंग कैपेसिटर के जरिए रन होगा, ठीक है। अब यदि हमारे पानी का टैंक का लेवल कम होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लोट स्विच हमारा इस वाले रिले को और टाइमर को ऑफ कर देगा, जिसके वजह से हमारा जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। अब ये जो वोल्ट मीटर है, इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि ये जो फेज सप्लाई है, इसी फेज सप्लाई से एक बार का लूपिंग करके इस वाले वोल्ट मीटर को भी फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, वहाँ से एक बार का लूपिंग करके जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, उसी पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, जिससे कि न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली मिल जाए। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। दोस्तों, ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसका पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दिया। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारा ऑप्शन आ गया किस प्रकार से मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ। फिलहाल के टाइम पे मुझे चाहिए पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ सबमर्सिबल पंप स्टार्टर विद फ्लोट स्विच। अब ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे पास में यहाँ पे पीडीएफ फाइल आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है। अब ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल को आप चाहें तो ईडोमेस सॉफ्टवेयर का जो लाइब्रेरी है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इस वाले पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ईडोमेस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप विंडो के लिए, मैक के लिए, लिनक्स पे, या फिर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी के टाइम पे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल हो चुका है, तो मोबाइल पे भी इस वाले सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम का कनेक्शन मैं पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो कम से कम इस वीडियो पे 50 कमेंट आना चाहिए। 50 कमेंट आने के बाद पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम को मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।